बैठो बैठो जल्दी बैठो फटाफट। हाँ भाई, इधर देखो, लास्ट क्लास के अंदर अपन का खिचड़ खा हो गया था क्या? सैयद वंश। ठीक है, लास्ट क्लास में सैयद वंश कंप्लीट हो गया था। आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका लोधी वंश। अब आवाज नहीं होगी तुम्हारी राजनीति, अब शांत हो जाओ, इतिहास पढ़ो। अरे अब इतिहास देखो, इधर देखो। हाँ हाँ, अब इतिहास पढ़ो शांति से चुपचाप। लोधी वंश की अपन बात कर रहे हैं। लोधी वंश जो स्टार्ट होता है आपका 1451 से लेकर के 1526 तक है। इधर देखना, लोधी वंश कब से कब तक है? 1451 से लेकर के 1526 तक है। ठीक है, लोधी वंश जो है एकमात्र अफगान वंश है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र अफगान वंश, दिल्ली सल्तनत काल का एकमात्र अफगान वंश है। ठीक है, लोधी वंश जो था इसका जो संस्थापक है, संस्थापक का नाम आता है बहलोल लोधी। कौन है? बहलोल लोधी। सुनना मेरी बात। अब आवाज नहीं भैया। लोधी वंश अपन देख रहे हैं, सैयद वंश जब खत्म होता है 1451 में, उसके बाद से 1526 तक अब जो लास्ट दिल्ली सल्तनत काल का जो वंश रहने वाला है वो लोधी वंश रहेगा। इससे पहले अपन ने 4 राजवंश पढ़े हैं। कौन कौन से? सबसे पहले पढ़ा था गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और फिर सैयद वंश। ये चारों राजवंश जो थे वो तुर्की थे। क्या थे? यानी कि इसमें जो राजा बने वो सबके सब क्या थे? तुर्की थे। लेकिन जो लोधी वंश है इसमें जो राजा बनने वाले हैं ये लोधी, ये अफगानी है। यानी कि इनका उद्गम कहां से हुआ है? अफगानिस्तान से हुआ है। ठीक है, अफगानिस्तान में पहले ये व्यापारी हुआ करते थे, व्यापार करने के लिए ये भारत आते हैं और धीरे धीरे इनकी अप्रोच बढ़ती जाती है और जो होता है आपका सैयद वंश, उसके अंदर ये अच्छी पोस्ट पे जाते हैं। और उसके बाद में जब सैयद वंश का जो अंतिम शासक होता है उसका अपने वजीर के साथ में जब झगड़ा हो जाता है तो वो क्या करता है, वहां से छोड़ करके दिल्ली को चला जाता है। तो हमीद खान क्या करता है, बहलोल लोधी को नया राजा बना देता है। ठीक है, तो बहलोल लोधी ही क्या है? आपका लोधी वंश का संस्थापक है। ठीक है, इसके बारे में बातें कर ले बहलोल लोधी के बारे में। तो ये 1451 से लेकर के 1451 से लेकर के 1489 तक कितना रहेगा? 1451 से लेकर के 1489 कितना वर्ष आया? लगभग 38 वर्ष। कितना वर्ष आया? लगभग 38 वर्ष आया। पूरे दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज्यादा जो शासन काल रहा है वो बहलोल लोधी का रहा है। यानी कि इस पूरे अभी तक अपन ने जितने भी राजा देखे हैं उन सब में सबसे ज्यादा जो शासन काल है वो किसका है? बहलोल लोधी का है। क्लियर है? कितने वर्ष का है? 38 वर्ष का है। कब से है? 1451 से है। कब तक है? 1489 तक है। ये कहां के थे? अफगान के थे। बाकी के चारों कहां के थे? तुर्की थे। ये बातें क्लियर है? अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, बहलोल लोधी के बारे में। जो बहलोल लोधी था आपका, ये बहलोल लोधी जो था कभी भी राज सिंहासन के ऊपर नहीं बैठा। मतलब ये जितने भी इसके सरदार वगैरह हुआ करते, मैंने कहा व्यापारी थे, बढ़िया बुद्धि थी, है, इतने लंबे समय तक शासन किया, ऐसे थोड़ी कर लिया। तो अपने जितने भी सरदार हुआ करते थे उन सरदारों को अपने साथ में बिठा करके, जैसे कि कालीन वगैरह जो बिछाया करते थे, चटाई, उसी पे बैठ करके उनसे मुलाकात किया करता था। मतलब कभी भी ऊंचे सिंहासन के ऊपर नहीं बैठता था। बहलोल लोधी की एक इंपॉर्टेंट बात तो क्या है? ऊंचे सिंहासन पर, ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठता। अपने सरदारों के साथ, अपने सरदारों के साथ कालीन पर बैठता था। कालीन पर या फर्श पर बैठता था। कालीन पर बैठता था। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है? अंकुर, अब क्या दिक्कत आ रही है? तू लगातार इनसे बातें करता रहेगा, तू उठ करके यहां पे आ जा, वरना तू रुकेगा नहीं, मेरे को पता है। अब अगर आप बोल रहा होता दिखा तो आगे बुला लूंगा। ठीक है, ऊंचे सिंहासन पे नहीं बैठता था। दूसरी बात क्या है कि जो बहलोल लोधी था इसने एक अपने नाम पे सिक्का चलाया था, बहलोल। क्या चलाया है? सिक्का चलाया है। किसके नाम पे? खुद के नाम पे। और ये जो हुआ करता था, ये टंका का जो मूल्य हुआ करता था उसका 1/3 था। इसका मूल्य कितना था? जो टंका का मूल्य हुआ करता था उसका 1/3 इसका मूल्य हुआ करता था इस सिक्के का। क्लियर है? बहलोल लोधी के बारे में और बातें क्या है? पहली बात तो ऊंचे सिंहासन पे नहीं बैठता, अपने समीपवर्ती के साथ बैठता है। दूसरा, बहलोल सिक्का चलाया है। तीसरा, जो जौनपुर था, जौनपुर को जीता। जौनपुर के हुसैन शाह नाम का एक राजा था जौनपुर के अंदर, हुसैन शाह को पराजित किया। दूसरी बात, ग्वालियर का शासक था मानसिंह, ग्वालियर के मानसिंह को हराया। इधर सुनना मेरी बात। जौनपुर पहले दिल्ली सल्तनत से अलग हुआ करता था, अलग हो गया था, तो जौनपुर को वापस दिल्ली सल्तनत के अंदर मिलाने वाला जो राजा था वो कौन था? बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी ने किसे हराया है? हुसैन शाह को हराया है और जौनपुर को कब्जे में कर लिया है। इसके बाद इसने ग्वालियर के ऊपर अटैक किया और ग्वालियर के मानसिंह को पराजित करने के बाद में जब ये वापस आ रहा होता है तो रास्ते में बीमार पड़ जाता है और बीमार पड़ने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो लगभग 38 वर्ष का इसका समय अंतराल रहता है और दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शासनकाल इसी का है। सर्वाधिक लंबा शासनकाल क्या है? सर्वाधिक लंबा क्या है? शासनकाल है। ठीक है, किसका है? बहलोल लोधी का है।
ठीक है, तो एक बार ये नोट करो। सैयद वंश पूरा हो गया क्या? हाँ बेटा, सैयद वंश में ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, एक दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो सैयद वंश का संस्थापक कौन है? तो सैयद वंश का संस्थापक है खिज्र खां। खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो रैयत आला की उपाधि धारण करी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कभी भी जो था खिज्र खां, उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी है। इसके अलावा पांचवी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो खिज्र खां था, उसने तैमूर का जो बेटा हुआ करता था शाहरुख, उसको कर भेजा करता था। इसके अलावा तैमूर और शाहरुख का खुतबा पढ़वाया था किसने? खिज्र खां ने। खिज्र खां के बाद उसका बेटा बनता है मुबारक शाह, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी है। उसने एक मुबारकाबाद नामक एक शहर का निर्माण करवाया था, और उसके जमाने के अंदर मुबारकाबाद वाला जो शहर बनाया है, उसके अलावा एक बात और है, तारीख ए मुबारक शाही एक पुस्तक है, जिसको लिखने वाला कौन है? अहमद सर हिंदी है। और इस पुस्तक के माध्यम से अपन को दिल्ली सल्तनत काल के बारे में जानकारियां हासिल होती है। इसके बाद में एक दो शासक और आते हैं, जैसे कि मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह, लेकिन उनके बारे में ज्यादा बातें नहीं है। अलाउद्दीन आलम शाह जो होता है, उसका अपने वजीर हमीद खान जो था, उसके साथ में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो इसकी वजह से वो दिल्ली को छोड़ करके चला जाता है। दिल्ली को छोड़ करके जाने के बाद हमीद खान जो होता है, वो बहलोल लोधी को नया राजा बना देता है। ये पूरा खिज्र खां था, या खिज्र वंश था, या सैयद वंश था। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, ये तो पहला है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद जो अगला राजा बनता है, वो बनता है सिकंदर लोधी। कौन बनता है? सिकंदर लोधी। उतारा नहीं क्या अभी? हाँ हाँ, लिख लो, तो कोई बात नहीं, नहीं उतारा तो वापस कर देंगे पीछे। अब उतार लियो। लिख लिया क्या ये? ठीक है, अब तो लिख लिया ना रे। हाँ, इधर देखो, नेक्स्ट आता है आपका सिकंदर लोधी। दूसरे नंबर पे राजा कौन बनता है? सिकंदर लोधी। इधर सुनो, सिकंदर लोधी का जो टाइम ड्यूरेशन है, वो 1489 से लेकर के 1517 तक है। ठीक है, 1489 से 1500, नहीं तो इधर देखो, सिकंदर लोधी के बारे में बातें सुनो। सिकंदर लोधी का जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम निजाम खां। इधर आवाज नहीं, इधर देखो, बचपन का नाम क्या था इनका? निजाम खां था। सिकंदर लोधी जो था, इसने 1504 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1504 में आगरा शहर की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? आगरा शहर की स्थापना। सुनना मेरी बात, 1504 में आगरा शहर बसाया है, और अगले 2 साल बाद यानी कि 1506 में आगरा को नई राजधानी बनाया। आगरा को नई राजधानी बनाया। अपन क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत काल। क्या पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत काल। उस दिल्ली सल्तनत काल के अंदर राजधानी जो रहती है, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पे कौन सी होती है? लाहौर। उसके बाद इल्तुतमिश बनता है, और इल्तुतमिश राजधानी क्या बनाता है? दिल्ली को बनाता है। तुगलक राजधानी परिवर्तित करके कहां लेके जाता है? दिल्ली से दौलताबाद। फिर वापस दौलताबाद से राजधानी परिवर्तित कहां करके लाता है? दिल्ली। तो वापस दिल्ली आ गई राजधानी। अब ये जो दिल्ली राजधानी है, अब ये परिवर्तित होकर के कहां पहुंच गई है? आगरा। कौन पहुंचा रहा है? सिकंदर लोधी। आगरा को बसाया किसने है? सिकंदर लोधी ने। ठीक है, तो अब राजधानी के जो सेंटर है वो दो हो गए, एक तो दिल्ली भी है और एक आगरा भी है। ठीक है, दो सेंटर बन गए हैं, एक दिल्ली और एक आगरा। क्लियर है? सिकंदर लोधी जो था, सिकंदर लोधी ने एक नाप चलाई। ठीक है, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी माप चलाई। ये क्या है? भूमि नापने की एक माप थी। ठीक है, भूमि को नापने के लिए इसने एक माप बनाई, जिसे क्या कहा गया? गज ए सिकंदरी कहा गया। ठीक है, इसके अलावा ये जो था, एक अच्छा लेखक, एक कवि के रूप में भी जाना जाता है। ये जो कविताएं लिखा करता था, उन कविताओं के नीचे लेखक को अपना नाम लिखना पड़ता है कि नहीं पड़ता? जो कवि होता है वो अपना नाम लिखता है कि भाई इस फलाने व्यक्ति ने लिखा है। तो कोई कोई छुपा रुस्तम आदमी जो होते हैं, वो क्या करते हैं? खुद का नाम नहीं लिखते हैं, उसके बदले में कोई अलग नाम लिख देते हैं। बहुत सारी पिक्चरों में भी देखा होगा, है ना? तो वैसे ही ये जो था सिकंदर लोधी, अपनी कविताओं के अंदर अपना नाम नहीं लिखता था। नाम क्या लिखा करता था? गुलरुखी। क्या नाम लिखा करता था? गुलरुखी। यानी कि ये कविता किसने लिखी है? गुलरुखी ने लिखी है। एक अपना अलग नाम दे दिया, गुलरुखी, निक नेम। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये रहा, ये गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, कविताएं लिखता था।
क्लास कोई सी तुमको लेनी नहीं है, लगवानी सारी है ना? तो फिर बातें क्यों कर रहे हो? बातें मत करो। तो गुलरू की उपनाम से क्या करा है इसने? कविताएं लिखने का काम भी किया है। और सिकंदर लोदी के बारे में क्या बातें हैं? तो इसने क्या किया था कि जो दरगाह वगैरह जो होती है ना, दरगाहों पर मुस्लिम औरतों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। मुस्लिम औरतों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई, ठीक है। इसके अलावा जो ताजिया निकलता है ना, उस ताजिया पर भी इसने रोक लगाई थी। हाँ, किसने लगाई है? सिकंदर लोदी ने। सर ऑफलाइन वालों से बोल दो, साथ साथ उतार लेंगे, ऐसे तो आधा टाइम खराब होता है उतारने में। हाथों से उतारे और कानों से सुने, इसमें रोकने। ठीक है भैया, सुन लिया ना तुमने? मैंने बोल दिया बेटा सबको ना। हाँ हाँ, हाँ भाई, ये लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भैया हमने फीस ज्यादा दी है इसलिए हमको टाइम ज्यादा चाहिए। ठीक, अब राजी हो गए? कोई बात नहीं बेटा, देखो सब लोग आप भी लिखने का काम किया करो थोड़ा सा, लिख पढ़ने पढ़ने के अलावा, तो बढ़िया रहेगा। नोट्स बनाने चाहिए आदमी को अपने हाथों से। और मैं तो यूं कहूंगा कि बिना देखे अगर आप लोग लिखते हो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, एक बार सुनो अच्छे से समझो, उसके बाद बिना देखे फटाफट लिखो। ठीक है, ये लिख लिया क्या? ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं जो अगला राजा बनता है लोधी वंश के अंदर, वो आपका बनता है इब्राहिम लोधी। इधर देखना, इब्राहिम लोधी जो है इसका जो कार्यकाल रहेगा वो 1517 से लेकर के 1526 तक रहेगा। ठीक है, ये अंतिम लोधी वंश का शासक है, लोधी वंश का अंतिम शासक, लोधी वंश का अंतिम शासक है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दिल्ली सल्तनत काल का, दिल्ली सल्तनत काल का एकमात्र शासक, एकमात्र शासक जो युद्ध भूमि में मारा गया, जो युद्ध भूमि में मारा गया। ठीक है, यानी कि अभी तक अपन ने जितने भी राजा पढ़े हैं सबके सब अपने किसी न किसी कारण की वजह से मरे हैं। युद्ध भूमि में लड़ते हुए कोई वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ है। युद्ध भूमि में लड़ता हुआ जो मारा जाने वाला व्यक्ति है वो एकमात्र कौन सा है? इब्राहिम लोधी है। और ये कौन से युद्ध में मारा जाता है? पानीपत के युद्ध में। ठीक है, पानीपत का युद्ध कब होता है? 1526 में 21 अप्रैल को। और किस किस के मध्य होता है? बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य होता है। अब सुनना मेरी बात, इस बाबर के युद्ध से पहले, यानी कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था उससे पहले 1517 और 1518, 1517 और 1518, इस समय पे इसको, इधर सुनना, 1517 और 1518 में 2 बार राणा सांगा ने इसको पराजित कर दिया था। ठीक है, राणा सांगा ने इसको कितनी बार पराजित किया है? क्लियर है? कोई दिक्कत? यानी कि 1517 और 1518 के अंदर इसको पराजित किसने किया है? कौन कौन सा युद्ध है? एक है आपका खातौली का युद्ध और एक है बाड़ी का युद्ध। खातौली का युद्ध, इन दोनों में विजेता जो रहा है वो कौन है? राणा सांगा। ठीक है क्या? सुनना मेरी बात को, 2 युद्ध हुए हैं, खातौली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध। दोनों किस किस के मध्य हुए हैं? राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य हुए हैं। राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोधी। और जीता कौन है? राणा सांगा जीता है। जब 2 युद्धों के अंदर ये हार जाता है तो इसका एक चाचा होता है आलम खां, इब्राहिम लोधी का। ठीक है, और इधर से राणा सांगा भी है। ये लोग क्या करते हैं, पंजाब का एक सूबेदार और होता है दौलत खां लोधी। ठीक है, वो अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित करने वाला होता है, मतलब वो इसके खिलाफ जा रहा होता है। हालांकि होता इसी का आदमी है, पंजाब के अंदर भी इन्हीं का क्षेत्र था, तो इन्होंने अपना गवर्नर पोस्ट कर रखा था वहां पे, लेकिन वो इनको टैक्स नहीं भेज रहा था और अपने आप को वो क्या कर रहा था? स्वतंत्र घोषित कर रहा था, पंजाब का शासक बनने की कोशिश कर रहा था। नाम था दौलत खां लोधी। एक इसका चाचा था आलम खां, वो चाहता था कि यार ये 2 बार हार गया है, हो सकता है राणा सांगा फिर कभी भविष्य में आकर के पूरा यहाँ पे जो मुस्लिम सल्तनत है उसी को ही निपटा दे और एक हिंदू सल्तनत का स्थापना कर दे। तो इस वजह से दौलत खां लोधी और आलम खां ये दोनों मिलकर के बाबर को भारत में युद्ध करने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्लियर है? किसको युद्ध करने के लिए बुलाते हैं? बाबर को। ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि राणा सांगा जो था वो भी इन दोनों के साथ में मिलकर के बाबर को युद्ध भूमि में बुलाता है, मतलब कि भारत के ऊपर अटैक करने के लिए बुलाता है। लेकिन राणा सांगा का ये सोचना था कि अपन बाबर को बुलाते हैं तो जैसे तैमूर वगैरह आए थे वो दिल्ली के अंदर तुगलक वंश को निपटा करके वापस लौट गए थे, वैसे ही बाबर आएगा, आकर के लोधी वंश को निपटाएगा और वापस लौट जाएगा। वापस लौट जाएगा, उसके बाद मैं अटैक करूंगा और मैं आराम से इजीली राजा बन जाऊंगा दिल्ली का। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हो सकता है राणा सांगा की एक सोच रही होगी। लेकिन बाबर जो होता है, बाबर यहाँ पे सिर्फ लूटपाट करने के हिसाब से नहीं आता है, बाबर यहाँ पे साम्राज्य की स्थापना करने के हिसाब से आता है। बाबर का इरादा वापस लौटने का नहीं था।
इस वजह से राणा सांगा को जैसे ही इस बात का पता लगता है, राणा सांगा बाबर का सपोर्ट नहीं करते हैं और बाबर को बुलावा तो भिजवाया था, लेकिन बाबर जब आता है तो बाबर का साथ नहीं देता है कौन? राणा सांगा। इस बात से राणा सांगा के खिलाफ हो जाता है बाबर। दूसरी बात, भारत के अंदर जो दूसरी सबसे बड़ी शक्ति थी वो राणा सांगा थी भाई, जिसने अपने दिल्ली के राजा को 2 बार हरा दिया है, यानी कि भारत के अंदर दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि इस शक्ति को अगर आप बाबर नहीं हटाएगा या नहीं पराजित करेगा तो वो वहां पे भारत में किसी दूसरे देश में आकर के नए तरीके से शासन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से भी बाबर को हराना जरूरी था, किसके, सॉरी, राणा सांगा को हराना जरूरी था बाबर के लिए। ठीक है, क्लियर है क्या? तो एक युद्ध और होता है इसी के जमाने के, देखो एक युद्ध तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध, पानीपत का जो युद्ध होता है वो होता है 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है, किस किस के मध्य हो रहा है? तो इब्राहिम लोदी वर्सेज बाबर, और इसके अंदर विजेता कौन है? बाबर है। इसके अंदर और डिटेल की बातें अपन आगे कर लेंगे जब बाबर पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना याद रखो। इस युद्ध भूमि में इब्राहिम लोदी जो होता है वो मर जाता है, इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु हो जाती है, इसका मतलब क्या है? युद्ध भूमि के अंदर मरने वाला ये क्या बन जाएगा? दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक बन जाएगा। ठीक है, बाबर को बुलाने का काम कौन कौन करता है? तो इसका एक तो चाचा है आलम खां, एक पंजाब का सूबेदार हुआ करता था दौलत खां लोदी, और एक कौन था? राणा सांगा था। ठीक है, वो बातें अपन बाबर जब पढ़ाएंगे तब मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इब्राहिम लोदी में आप ये लिखो। ठीक है, और इसके साथ में ही क्या हो जाएगा? लोदी वंश समाप्त हो जाएगा, और नेक्स्ट वंश कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? मुगल काल। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत काल भी इस वंश के साथ समाप्त हो जाएगा, और एक अगला वंश स्टार्ट हो जाएगा, मुगल एम्पायर या मुगल काल स्टार्ट हो जाएगा, मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हाथोली कहां पड़ता है? पाकिस्तान में? कौन बोला? खातौली है? हाँ, खातौली पहले बूंदी रियासत का हिस्सा हुआ। सुनो, खातौली पहले बूंदी रियासत का हिस्सा हुआ करता था, अभी वर्तमान में कोटा के अंदर आता है। कहां आता है? कोटा में। भाई राजस्थान में ही तो है, राणा सांगा पाकिस्तान क्यों जाएगा? ठीक है, तो खातौली पड़ता है कोटा में, और बाड़ी कहां पड़ता है? बाड़ी कहां पड़ता है? धौलपुर में। ठीक है, चाहो तो लिख लेना, ये तो कहां पड़ेगा? खातौली तो पड़ता है कोटा में, और बाड़ी पड़ता है धौलपुर में। जिस समय पे ये युद्ध हुआ था, इस समय पे ये बूंदी रियासत का हिस्सा हुआ करता था। पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? बूंदी रियासत। बूंदी और कोटा एक में ही हुआ करते थे उस जमाने में। तो अभी वर्तमान में कोटा में जिस समय पे युद्ध था उस समय बूंदी की रियासत का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, चले आगे, लिख लिया क्या? तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मुगल काल। मुगल काल, मुगल काल जो स्टार्ट होता है आपका, ये होता है 1526 से। ठीक है, 1526 से लेकर के 1857 की जो क्रांति होगी तब तक रहेगा। ठीक है, 1526 से लेकर के 1857 की क्रांति तक रहेगा। इसके बीच में कुछ समय के लिए, लगभग 15 वर्षों के लिए, 1540 से लेकर के 1555 तक एक अफगानी साम्राज्य दोबारा आता है शेरशाह सूरी के रूप में। किसके रूप में आता है? शेरशाह सूरी के रूप में आता है। तो वो कुछ टाइम 15 साल का अगर निकाल दें तो बाकी का ये पूरा का पूरा किसका है? मुगल काल आता है। हालांकि जो असलियत में जितना मुगल एम्पायर जिसको अपन मान के चलते हैं वो आता है आपका 1526 से लेकर के 1708 तक। ठीक है, जब तक औरंगजेब रहता है, 1707 ही मान लो, 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उत्तर मुगल काल अपन पढ़ते हैं। मुगल काल जो है वो तो इतना ही मान करके चलते हैं। इसके बाद उत्तर मुगल काल है, उसमें होते मुगल ही हैं, लेकिन मुगलों की इतनी ज्यादा चलती नहीं है, कमजोर शासक होते हैं। मराठे ये ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। ठीक है, अंग्रेज आ जाते हैं। तो इस वजह से जो चलती है वो या तो मराठों की चल रही है, अंग्रेजों की चल रही है, या फिर सबने अपना अपना खुद का सिस्टम बना लिया। जैसे बंगाल के अंदर मुर्शिद कुली खां चला जाता है, अवध के अंदर सादत खां चला जाता है, इधर से आप हैदराबाद अलग हो जाता है, कर्नाटक अलग हो जाता है, ठीक है, मैसूर अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो मुगल है वो पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है, ये कुछ एरिया तक ही सीमित रह जाते हैं। तो मेन जो बात करते हैं वो तो अपन 1526 से 1707 तक करते हैं। 1526 में जो स्थापना करने वाला जो है वो है बाबर। ठीक है, बाबर का बेटा कौन आता है? हुमायूं। हुमायूं के बाद आएगा अकबर। अकबर के बाद में जहांगीर। जहांगीर के बाद में शाहजहां। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं थोड़ा सा, जो पढ़ेंगे वो। फिर आता है औरंगजेब। ठीक है, 1658 से 1707 तक रहेगा, लगभग 49 वर्ष औरंगजेब का शासन रहेगा। औरंगजेब का शासन खत्म होने के बाद में मुगल काल जो है लड़खड़ा जाता है, और आने वाले कुछ समय के अंदर ही लगभग 11-12 शासक बन जाते हैं। औरंगजेब का शासन काल है लगभग 1658 से लेकर के 1707 तक का, यानी कि लगभग 49 वर्ष। ठीक है, 50 वर्षों तक एक राजा है। इसके बाद अगले 50 वर्षों में लगभग 11-12 राजा बन जाएंगे मुगल काल के अंदर। ठीक है, तो उनको अपन उत्तर मुगल काल के अंदर पढ़ेंगे। अभी अपन जो देखेंगे वो इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसमें बीच में बाबर के बाद जब हुमायूं आता है तो हुमायूं का जो कार्यकाल रहेगा वो आपका 1530 से लेकर के 40 रहता है। उसके बाद में फिर 1555 से लेकर के 56, 55 से लेकर के
56। बीच का जो ये 15 साल का गैप है, इस गैप के अंदर जो राजा बनता है वो शेरशाह सूरी या अफगान राजवंश रहता है। शेरशाह सूरी के बेटे भी बनेंगे और शेरशाह सूरी भी बनेगा। ठीक है, मतलब इसका वंश चलेगा, इसके बेटे भी रहेंगे, है ना। शेरशाह सूरी तो 45 में मर जाएगा, 1540 से 45 में मर जाएगा। शेरशाह सूरी कहकर मरता है कि यार मैं बुढ़ापे में राजा बना, अगर जवानी में बनता तो बात ही कुछ अलग होती। ठीक है ना, मतलब और ज्यादा साम्राज्य विस्तार कर सकता था यदि मैं जवानी के अंदर होता तो। ठीक है, हालांकि ये युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता है। ठीक है, युद्ध में ही लड़ता हुआ मारा जाता है। खुद की मिसाइल का ये गोला इसके ऊपर आकर के गिर पड़ता है, उससे ये घायल हो जाता है उक्का नामक आग्नेयास्त्र की वजह से। कौन? शेरशाह सूरी। ठीक है, अभी अपन बातें करेंगे किसकी? सबसे पहले बाबर के बारे में। ठीक है, बाबर को पढ़ने से पहले अपन देखते हैं ये मुगल है कौन। ठीक है, बाबर को पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि ये मुगल जो है, मुगल कौन है भाई। अपन बात कर रहे हैं मुगलों की, तो ये भी तो पता चले मुगल कौन है। तो मुगलों के संस्थापक तो आया कौन? बाबर। संस्थापक तो कौन है? बाबर। और ये जो मुगल है, यानी कि ये जो बाबर है, मुगल कौन है? ये जो बाबर है, ये जो मुगल थे, ये पिता की तरफ से, तो पिता की ओर से तैमूर के वंशज हैं। किसके वंशज हैं? तैमूर वंश के हैं। और माता की ओर से, माता की ओर से चंगेज खां के वंशज हैं। किसके हैं? चंगेज खां। मंगोल था ना चंगेज खां। ठीक है, इधर सुनो, तैमूर वंश और चंगेज वंश, इनके दोनों का मिश्रण कौन है? मुगल है। यानी कि जो बाबर का जो बाप है वो तैमूर की तरफ से है, और बाबर की जो मैया है वो चंगेज खां की तरफ से है। ठीक है, तैमूर ने भारत के ऊपर अटैक कब किया था? माता। तैमूर वंश, अब तू बता मेरे को, तैमूर ने भारत के ऊपर अटैक कब किया था? किसके समय पे किया था? कौन से राजवंश के समय पे किया था, ये बता दे चल। अच्छा, मुगल राजवंश तो अभी मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। इनका ये वंशज है और इनके गजब आदमी है। 1398 में कौन से राजा के समय पे? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, चंगेज खां जो था ये भारत पे अटैक करने वाला था, लेकिन भारत पे अटैक नहीं करता है। किसके समय पे? चंगेज खां भी भारत के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन नहीं किया। किसके समय पे और कब? चंगेज खां ने जलालुद्दीन मांगबरनी के बारे में मैंने बताया था, मध्य एशिया के अंदर उसके ऊपर अटैक किया था। वो भागता भागता किसके पास आया था? इल्तुतमिश के पास में। इल्तुतमिश ने उसको शरण देने से मना कर दिया था। और ये बात कब की है? 1221 की है। बताया था क्या? तो चंगेज खां और तैमूर दोनों के बारे में क्लियर है। चंगेज खां का अटैक भारत के ऊपर नहीं होता है, तैमूर का अटैक होता है। चंगेज खां इल्तुतमिश के समय का है, तैमूर जो था वो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश के समय का है। क्लियर है? तैमूर जो था उसको आमंत्रित करने वाला खिज्र खां था, और तैमूर का बेटा शाहरुख है, उसको खिज्र खां ने क्या भेजा करता था? कर भेजा करता था, पैसे भेजा करता था। ठीक है, तो इसीलिए बाबर की ये सोच है कहीं ना कहीं पे कि जो भारत वाला एरिया है उसको किसने जीत लिया था? मेरे बाप दादाओं ने जीत रखा है, तो इस पे अधिकार किसका है? मेरा है या नहीं है? सोचिए। ठीक है, अब सुनते हैं बात। थोड़ी सी बाबर के भारत में आने से पहले की स्टोरी मैं सुना देता हूं। ठीक है, जो ये बाबर है ना, थोड़ी सी बात ही कर लेते हैं इसके बारे में। बाबर का जो जन्म होता है कब होता है? वैलेंटाइन डे के दिन होता है। कब होता है? 14 फरवरी 1483। कब होता है? ठीक है, इनके पिता जो है, पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। ठीक है, माता का नाम आता है कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम। अगर बात करें इनका जन्म स्थान की, जन्म स्थान कहां है? तो फरगना प्रांत के, फरगना प्रांत के अंधीजान, अंधीजान स्थान पर। ये जो अंधीजान है ये अभी वर्तमान में कहां पर है? तो ये वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। कहां पे है? उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को गौर से। जैसे भारत के अंदर दिल्ली और आगरा राजधानियां हैं, वैसे ही अगर अपन ऊपर की तरफ चलते हैं, यानी कि अफगानिस्तान से ऊपर की तरफ ईरान इराक वाला, ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये वाला जो एरिया है, इसकी अपन बातें कर रहे हैं। तो वहां पे भी एक बढ़िया सी जगह, जैसे अपने यहाँ पे दिल्ली जगह है, वैसे वहां पे है समरकंद। वहां पे कौन सी जगह है? समरकंद। तो वहां पे समरकंद पे जो राजा बनता है वो शक्तिशाली राजा है। जैसे अपने यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो राजा बन रहा है वो शक्तिशाली है, वैसे ही समरकंद के ऊपर जो राजा है वो क्या है? शक्तिशाली है। सुनना मेरी बात को। इस समय पे ये तो कहां पे है? फरगना प्रांत के अंदर है। यानी कि यहाँ का जो राजा है वो तो कौन है? उमर शेख मिर्जा है। और उमर शेख मिर्जा का एक भाई था, वो समरकंद का राजा था। वो क्या था? समरकंद का राजा था। ये स्टोरी सुनाऊंगा, सिर्फ लिखवाऊंगा नहीं। ठीक है, मैं बता रहा हूं भाई बाबर किस तरीके से भारत में आता है। ठीक है, तो समरकंद वहां पे इंपॉर्टेंट जगह है, और समरकंद पे अधिकार करना चाहता है कौन? बाबर। तो बाबर अधिकार करना चाहता है, तो उससे पहले इसका बाप है उमर शेख मिर्जा, तो वो करना चाहिए ना, ये क्यों कर रहा है? तो उमर शेख जो मिर्जा था उसकी मृत्यु हो जाती है 1494 में। अरे 83 में तो बाबर पैदा हुआ है, 1494 में मृत्यु होती है, और 11 वर्ष की उम्र के अंदर राजा बन जाता है कौन? बाबर। बाबर कितने वर्ष की उम्र में राजा बन गया? 11 वर्ष की उम्र में राजा बन गया। अब सुनना, बाबर राजा बनने के बाद में बाबर अपना चाचा जो है कहां पे है? समरकंद में।
तो समरकंद को जीतना चाहता है बाबर। उससे पहले ही समरकंद के जो लोग हैं, जैसे ही उमर शेख मिर्जा मरता है उसके बाद वो सोचते हैं कि हम इसको कब्जा कर ले। सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? तो उन्होंने अटैक किया समरकंद वालों ने, किसके ऊपर? इसके ऊपर, बाबर के ऊपर। अटैक करने पे बाबर की किस्मत अच्छी रहती है कि उनकी जो सेना थी उसके अंदर एक महामारी फैल जाती है, जिसकी वजह से उनकी सेना को वापस लौटना पड़ता है। तो बाबर बच जाता है। बाबर बच जाता है, बाबर अपनी सेना इकट्ठी करता है और उसके बाद में खुद समरकंद के ऊपर अटैक कर देता है। पहले समरकंद वालों ने इसके ऊपर अटैक किया, बाद में महामारी की वजह से वो सेना वापस लौट जाती है। इधर देखो 1494 के अंदर राजा बना, उसके बाद में लगभग 97-98 के आसपास में अटैक करेगा। ठीक है, थोड़ा सा 2-3 साल और बढ़ाओ करके। ठीक है, हाँ इधर सुनो अब मेरी बात। हो गया? अब हो क्या रहा है, समरकंद के ऊपर जैसे अटैक किया, समरकंद को जीत लिया। समरकंद को जीतने के बाद में क्या हो रहा है, इसका जो एरिया था, इसका एरिया इसके हाथ से निकल जाता है, इसके ऊपर कोई और कब्जा कर लेता है। अब ये अपने वाला जो एरिया है उसको पाने के लिए समरकंद से चलता है, रवाना होता है। समरकंद से जब ये रवाना होता है अपने एरिया को जीतने के लिए, तो पता चला समरकंद पीछे से हाथ से निकल गया। इधर से इसका ये वाला इलाका निकल गया, उधर से समरकंद हाथ से निकल गया। बेचारा बाबर दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो जाता है, दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूत हो जाता है। फिर धीरे धीरे वापस सेना को इकट्ठी करता है, वापस से ये फरगना को जीतता है, उसके बाद वापस से समरकंद को जीतता है। लेकिन समरकंद को ये 2-3 बार जीतने के बाद बार बार में पराजित हो जाया करता था। मतलब समरकंद के ऊपर इसका हमेशा के लिए कभी भी शासन नहीं रहता है। तो इसके दिमाग में आता है कि यार ये बार बार में अपन जीतते हैं, फिर हार जाते हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, अपनी पूरी एनर्जी इधर लगा देते हैं, लेकिन फिर भी अपन को सफलता हाथ नहीं लग रही है। तो ये उस एरिया को छोड़ता है, यार इस एरिया को अपन छोड़ते हैं। ये आता है काबुल की तरफ। कहां पे आता है? काबुल। और काबुल के ऊपर कब्जा कर लेता है। काबुल के ऊपर कब्जा करने के बाद में इसको एक फिक्स ठिकाना मिल जाता है कि हाँ एक जगह हो गई है अपने रहने के लिए, रिलैक्स हो गया। काबुल को जीत लिया। काबुल को जीतने के बाद फिर से एक बार सोचता है कि यार समरकंद पे क्यों ना फिर से अटैक किया जाए। तो काबुल को जीतने के बाद में फिर से अटैक करता है, किसके ऊपर? समरकंद के ऊपर, लेकिन वहां पे पार नहीं पड़ती है, वापस से लौट जाता है। फिर वापस काबुल के बाद में इसका दिमाग लगता है कि यार ये वाला जो भारत वाला एरिया है क्यों ना इधर की तरफ चला जाए। बुलावा भी आया हुआ है ना, तो क्यों ना अपन भारत की तरफ चलते हैं। भारत के अंदर अपना पहले से ही तैमूर जो था वो गया हुआ था, उसी का कब्जा रहा है, वो खिजर खां को नियुक्त करके आया था। तो अपना इलाका है, इधर की तरफ अपन को अटैक करना चाहिए। तो जब ये काबुल में रहता है तो उस समय पे काबुल में इसके पास में इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं होती है, काबुल जो है इतना ज्यादा धनवान नहीं होता है, पैसे पानी की इसके पास में समस्याएं रहती है। ठीक है, काबुल के अंदर ये सबसे पहले तो ये इसकी जो मिर्जा की उपाधि थी, उमर शेख मिर्जा इनके बाप वगैरह के चलता आ रहा था, इस मिर्जा की उपाधि का त्याग करता है। काबुल के अंदर क्या करता है? मिर्जा की उपाधि का त्याग करता है। यही काबुल में ही हुमायूं का जन्म होता है, इसका जो बेटा है जिसे ये बहुत ज्यादा चाहता है। ठीक है, हुमायूं का जन्म भी कहां पे हो रहा है? काबुल के अंदर ही हो रहा है। काबुल में ही अपनी किसकी उपाधि को त्यागता है? मिर्जा की उपाधि को त्यागता है। ठीक है, अब सुनना, यह है आपका भारत। भारत के ऊपर यह स्थान पड़ता है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर यह स्थान पड़ता है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, यहां पड़ता है आपका काबुल। यहां क्या पड़ता है? काबुल। नीचे पड़ता है आपका कंधार। ठीक है, अफगान जो पाकिस्तान वाला एरिया मैंने काफी बार आपको बताया, यहां नीचे पड़ता है सिंध। ठीक है, ये एरिया पड़ता है पंजाब, ये एरिया पड़ता है बलूचिस्तान, और ये एरिया है खैबर पख्तूनवा क्षेत्र। खैबर पख्तूनवा क्षेत्र। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। दिल्ली के अंदर कौन है? इब्राहिम लोदी। दिल्ली के अंदर कौन था? इब्राहिम लोदी। मैंने कहा था जो पंजाब है, पंजाब वाला अपने आप को स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहा है। पंजाब के अंदर कौन था? दौलत खां। पंजाब में कौन था? दौलत खां लोदी। ये अपने आप को स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहा है। यहां राणा सांगा बैठा हुआ है राजस्थान में, राणा सांगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया। काबुल से ऊपर इधर की तरफ यहां पे समरकंद पड़ता है कहीं ना कहीं। ठीक है, काबुल के ऊपर कब्जा करने के बाद में समरकंद में कुछ ऐसी स्थिति होती है कि समरकंद के आसपास में 3 शक्तियों का उदय होता है। ठीक है, जिसमें ईरान वाले भी हैं, उज्बेकिस्तानी वगैरह है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने आप सेटलमेंट हो जाता है, एक स्थिरता आ जाती है। समरकंद वाला जो एरिया था, यहाँ पे ज्यादा लड़ाई झगड़े की स्थिति नहीं बनती है, सब अपने आप में अगल बगल की जो ताकतें हैं वो पावरफुल है, तो कोई भी एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसकी वजह से इसको लगता है कि मेरी ये वाली जो सीमा है, ये वाली तो क्या हो गई? सुरक्षित हो गई है। ठीक है, लेकिन इसको नीचे से खतरा था, खतरा था। तो पहले काबुल को जीता है। काबुल को जीतने के बाद में ये सोचता है अब अपन को इधर की तरफ रुक करना चाहिए, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, यहां रुक करना चाहिए। तो बात आती है 1518-19 की। कब की बात है? 1518-19 की है। और यहां पे एक जगह पड़ती है बाजोर और भेरा, 2 किले हैं, बाजोर एवं भेरा। ठीक है, ये जो किले थे इनको जीतने का कार्य करता है सबसे पहले 1518-19 के अंदर। जीतता है, यहीं पे सबसे पहले बारूद का इस्तेमाल करता है बाबर। भारत के अंदर बारूद का जो इस्तेमाल किया है वो बाजोर और भेरा वाला जो किले थे उनके ऊपर फेंकता है, मिसाइल दागता है। ठीक है, किनके विरुद्ध करता है? तो यहाँ पे जो राज कर रहे थे वो यूसुफ जाई कबीले के लोग थे। कौन से लोग थे? यूसुफ जाई कबीले के लोग, यूसुफ जाई जाति के लोग थे, इनके ऊपर करता है। जैसे ही ये यहाँ पे जीतता है बाजोर और भेरा को, उसके बाद में इसके ऊपर यहाँ नीचे की तरफ से अटैक होता है। इसको लगा काबुल हाथ से निकल जाएगा इनके चक्कर में, तो ये यहीं पे बाजोर और भेरा की जगह को छोड़ करके वापस रिटर्न होता है और इनको वापस से खदेड़ने का कार्य करता है। बाद में कंधार को जीतेगा। किसको जीतेगा? कंधार को। तो काबुल और कंधार इसके कब्जे में आ जाते हैं, तो ये सुरक्षित महसूस करता है कि अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वापस से बाजोर और भेरा के ऊपर कब्जा करेगा। तो ऐसे बाजोर और भेरा के ऊपर इसका भी 2-3 बार अटैक होता है। 1-2 बार तो शुरुआत में तो क्या होता है, वापस से वो यूसुफ जाई कबीले के लोग वापस से अटैक करके वापस से जीत लेते हैं जैसे ये जाता है। ठीक है,
तो जब 1520-21 के आसपास में फाइनली इसके ऊपर कब्जा कर लेगा, ये कब्जा करने के बाद में ये पंजाब तक आ जाएगा। कहां तक आ जाएगा? पंजाब तक। कौन? बाबर। पंजाब के कुछ एरिया को जीत लेगा। कौन? बाबर। पंजाब के एरिया को जीतने के बाद में वापस से काबुल लौट जाएगा। ठीक है, यहां पे जो दौलत खां लोधी था वो, और आलम खां जो था, आलम खां कौन था? इब्राहिम लोधी का चाचा, जिसने बाबर को बुलाया था। ये लोग प्लानिंग करते हैं और ये कहते हैं कि यार जो इब्राहिम लोधी है इसके ऊपर तो अपन अटैक कर सकते हैं बिना बाबर के। बाबर तो वापस लौट गया था, ये दोनों अटैक करते हैं किसके ऊपर? इब्राहिम लोधी के ऊपर। इन दोनों को इब्राहिम लोधी हरा देता है। ठीक है, वापस बाबर आता है। बाबर आता है, गद्दारी करता है दौलत खां बाबर के साथ में, तो दौलत खां लोधी को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। इब्राहिम लोधी की तरफ से और इसकी तरफ से दोनों के बीच में युद्ध होगा, पानीपत का युद्ध। ठीक है, पानीपत का युद्ध को लड़ने के बाद में ये कुछ एरिया जैसे कि दिल्ली और आगरा दोनों राजधानियां हैं। राजधानियां हैं या नहीं है? तो दिल्ली और, यानी कि आप बाबर का अपन क्षेत्र देखें, यानी बाबर ने जिस क्षेत्र में राज किया है वो है आपका काबुल, कंधार, इधर से ये पंजाब, इधर से दिल्ली और आगरा होते हुए इधर से राजस्थान को जीत लिया था। ठीक है, खानवा के युद्ध के अंदर। इधर से मालवा मध्य प्रदेश वाला एरिया था कुछ, उसको जीत लिया था। ठीक है, इधर से ये बिहार तक जाता है, बिहार बंगाल की तरफ भी जाता है, और वहां पे इब्राहिम लोधी जो थे उन्हीं के रिश्तेदार राज किया करते थे। जैसे इब्राहिम लोधी का जो दामाद वगैरह थे वो राज कर रहे थे, उनको पराजित करेगा। ठीक है, घाघरा के युद्ध में। ठीक है, तो उनको पराजित करने के बाद में, यानी कि इसका जो मोटा मोटी एरिया है वो यही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसके बाद में कौन आएगा? हुमायूं। ठीक है, उनके बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी बाबर के बारे में ये चीज समझ में आई, बाबर कैसे भारत में घुस रहा है। ठीक है, बाबर पहले क्या किया उससे अपन को कोई मतलब नहीं है भाई, समरकंद को जीता करा, उनके बारे में बात नहीं करनी है। अपन को बात कहां से करनी है? 1518-19 से, जब बाजौर और बेरा के ऊपर अटैक किया है। क्लियर है क्या? यहां से मैं इसके बारे में सारी जानकारियां बताऊंगा, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब इनके बारे में जो लिखाने का काम है ना बाबर के, इनके बारे में वो मैं कल लिखवाऊंगा। ठीक है, टाइम हो गया, अभी तो आप लोग इतना लिख लो, जन्म, पिता, माता और जन्मस्थान, ये चीजें बताइए सिर्फ, है ना। इसके आगे की चीजें मैं कल लिखवाऊंगा।